वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पिछले जो हमने 1 महीने पहले टॉपिक छोड़ दिया था की कंडीशंस वाला, तो उसको आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो आज इसमें हम लेटर ऑफ क्रेडिट और पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी की कंडीशंस के बारे में जानेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में मैं पूरी डिटेल्ड नॉलेज ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ सेपरेट वीडियोज़ के अंदर। तो आपको अगर उनको रेफर करना है तो लेक्चर नंबर आपके सामने 27 टू 28 नंबर 38 नंबर लेक्चर है। तो इनको आप रेफर कीजिए तो आपको पूरी प्रोडक्ट की डिटेल्ड नॉलेज वहां से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में जानते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट का जो स्पेसिफिक वीडियोस हैं वो लेक्चर नंबर 32 एंड 36 में आपको मिलेगा। और कुछ इंपोर्ट प्रोसीजर की डिटेल्स हैं जो कि एक प्राइमरीली आपको बेसिक क्लियर करने में हेल्प करेंगे, वो 27 टू 31 नंबर लेक्चर्स में आपको मिलेगा। तो वहां से आपको बेसिक क्लियर होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और 32-36 में आपको लेटर ऑफ क्रेडिट का डिटेल क्लियर होगा। तो आज हम जो कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं वो वही वाली कंडीशंस डिस्कस करते हैं जो क्रेडिट के लिए जरूरी है, जो क्रेडिट को चेक कर लेनी चाहिए, क्रेडिट को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि ये कंडीशंस लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो उनके एंड पे। बाकी तो जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं वो तो हर एक बैंक के फॉर्मेट में, सैंक्शन लेटर के फॉर्मेट में, नोट के फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे। तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में जब भी आप फैसिलिटी सैंक्शन करें तो अपने सैंक्शन में जो आप की टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे तो उसमें ये जरूर याद रखें कि उसमें मेंशन करें कि ये फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट है या इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट है, या आप दोनों फैसिलिटी का दे रहे हैं। फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट आपको पता ही है कि ये फॉरेन करेंसी में इशू होगी और फॉरेन से मटेरियल इंपोर्ट वगैरह करने के लिए इशू होगी। इनलैंड एनसी मतलब जो डोमेस्टिक परचेजिंग है उनके लिए इशू होगी, या बोथ मतलब आपका बोरोवर दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज कर सकता है, चाहे फॉरेन यूज करे चाहे इनलैंड यूज करे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने इसकी कंडीशन लगाई हुई है नहीं या नहीं लगाई हुई। देन उसके बाद आपको ये मेंशन करना है कि जो आपकी एलसी होगी वो साइट एलसी होगी या यूजर्स एलसी होगी, या दोनों तरह की एलसी हो सकती हैं। देखिए साइट एलसी, यूजर्स एलसी, इसका सारा मीनिंग आपको इन टॉपिक्स में मिल जाएगा जो ऊपर मैंने लेक्चर नंबर्स आपके लिए लिख रखे हैं। तो आप ये चीज उसमें जरूर मेंशन कीजिए कि कौन सी एलसी वो इशू कर सकता है। तो अगर वो यूजर्स एलसी है तो यूजर्स एलसी के केस में आपको टेन्योर भी डालना पड़ेगा कि आपका यूजर्स टेन्योर, एलसी का टेन्योर कितने दिन का होगा। तो याद रखिए ये कभी भी स्किप मत कीजिए। तो ये यूजुअली 180 डेज तक का मैक्सिमम होता है, पर मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा कि 90 से 120 दिन का ही लेटर ऑफ क्रेडिट का टेन्योर नॉर्मली पाया जाता है। हालांकि 180 दिन तक भी ये चला जाता है। और ये 180 दिन या जो किस डेट से शुरू होते हैं, ये फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट से शुरू होते हैं। ये भी सारे कॉन्सेप्ट इन ऊपर वाली वीडियोस में एक्सप्लेन ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो यूजेंस पीरियड डालना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद प्रमोटर कितना मार्जिन अपना डालेगा एलसी के केस में, तो वो मार्जिन परसेंटेज आपको डालना जरूरी है। ये मार्जिन परसेंटेज नॉर्मली 10% से लेके 25% तक लगभग हमने देखा है अपने केसेस में। नॉर्मली जो बढ़िया केसेस होते हैं तो हम उसमें कम मार्जिन रखते हैं, 10% ही रखते हैं। ये 10% मार्जिन इन फॉर्म ऑफ वो एफडीआर देता है बैंक को। ऐसे नहीं होता कि एलसी 100 रुपए की जगह 90 रुपए की इशू होगी, ये चीज नहीं होती। 100 रुपए की एलसी बनती है, बट वो जो 10 रुपए का मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एज अ एफडीआर बैंक के पास मेंटेन किया जाता है। तो वो मार्जिन परसेंटेज कितनी होगी ये आप डालना मत भूलिएगा। आपके एलसीज के ऊपर कितने परसेंट कमीशन चार्ज होगा, ये कमीशन परसेंटेज डालना हमेशा याद रखिए। ये सेल्स वाले से डिस्कस कर लीजिए केस प्रपोज करने से पहले कि कितने परसेंट कमीशन रहेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके लिए क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कंडीशन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्पेशली वर्डिंग ध्यान से देखिए कि एलसी शैल नॉट बी इशूड इन फेवर ऑफ ग्रुप कंसर्न्स, यानी सिस्टर कंसर्न्स के फेवर में एलसीज को इशू नहीं किया जाएगा। ये लेक्चर नंबर 36 में डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। तो उसके बाद उन ग्रुप फर्म्स के आपको नाम यहां पे मेंशन करने हैं। तो जो जो ग्रुप फर्म्स के आपको नाम पता है कि भाई ये क्लाइंट्स की रिलेटेड पार्टीज हैं, एसोसिएटेड कंसर्न्स हैं, तो उनके नाम यहां पे जरूर मेंशन करें। ये याद रखें कि कल को आपको ये लगता है कि भाई आपने एक ग्रुप फर्म का नाम आपको पता चला था कि मान लीजिए एबीसी एंड कंपनी को आप फंड कर रहे हैं, सी एंड कंपनी उसकी एक ग्रुप फर्म है, पर क्लाइंट ने आपको बोला कि सी एंड कंपनी में कोई बिजनेस नहीं होता, ये तो ग्रुप फर्म जो है वो क्लोज हो चुकी है। क्लोज इन द सेंस सिर्फ बुक्स में एग्जिस्ट करती है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो आप ये सोचें कि चलो इसका नाम डालने का तो क्या फायदा, क्योंकि इसमें तो कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, कल को आपसे लोन लेने के बाद बोरोवर इसमें बिजनेस कर सकता है शुरू। तो अगर आपके पास कोई भी ग्रुप फर्म आपका नाम पता है, चाहे वो अभी सिर्फ बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो क्लोज नहीं हुई है तो उसका नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है।
तो कल को ये रिस्क हो कि कल को बोरोवर इन तीनों फर्मों के अलावा कोई चौथी फर्म ओपन करके उसके फेवर में ना इश्यू कर दे। कल को बोरोवर बोले कि भाई आपने तो इन तीनों फर्मों को मना किया था इश्यू करने से, तो मैंने तो चौथी फर्म को इश्यू किया। तो आप इसमें जनरल लाइन भी जरूर लिखें कि और एनी अदर रिलेटेड पार्टी ऑफ द बोरोवर, उसको भी एलसी इशू नहीं की जाएगी, राइट। तो इससे एक जनरल सेंस बन जाती है, कल को कोई डिफॉल्ट होता है, कोई कोर्ट केस लगता है, तो बोरोवर आपके ऊपर ये फिंगर रेज नहीं कर सकता कि आपने 3 फर्मों को मना किया था करने से, तो तीनों को तो मैंने की नहीं, मैंने तो चौथी को की थी। तो आपने लिख दिया यहाँ पे कि अदर रिलेटेड पार्टी को भी अलाउड नहीं है। देन ये था लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बाद एसबीएलसी फैसिलिटी, जो बायर्स क्रेडिट के लिए आपको एसबीएलसी इशू करनी होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको लेक्चर नंबर 34 एंड 35 के अंदर पूरी अच्छे से मिल जाएगी। इसके अंदर भी आपको मार्जिन स्टिपुलेट करना पड़ता है, जो कि 10 to 25% की रेंज में रहता है मार्जिन, सेम एलसी की तरह। टेन्योर आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। ये एसबीएलसी फॉर बायर्स क्रेडिट हम प्रेज्यूम कर रहे हैं कि ये आपकी वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए है, ये कैपेक्स पर्पस के लिए नहीं है। तो टेन्योर नॉर्मली इसमें भी 180 डेज तक का स्ट्रेच होता है, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 90 से 120 दिन का होता है। तो कमीशन परसेंटेज कितना होगा एसबीएलसी इशुएंस का, तो वो भी आपको एलसी की तरह ही इसमें स्टिपुलेट करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये ध्यान में रखिए, क्योंकि एसबीएलसी होती तो नॉन फंड बेस्ड है, बट इसका इंपैक्ट क्या होता है कि आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाती है। वो सारा लेक्चर नंबर 34 एंड 35 में एक्सप्लेन्ड है कि कैसे। तो एसबीएलसी बैक्ड बायर्स क्रेडिट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डीपी कैलकुलेशन में कंसीडर हो गया हो, यानी एसबीएलसी बैक्ड जो क्रेडिटर्स हैं वो डीपी में से आपके लेस हो जाने चाहिए। अगर उनको वो क्रेडिटर्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा रहा और एसबीएलसी बैक्ड बायर्स क्रेडिट को सेपरेट सिक्योर्ड लोन में एक फैसिलिटी दिखा रहा है, वो भी एक तरह से क्रेडिटर्स ही होते हैं हालांकि, तो उसको आप ध्यान में रखिए कि आपकी डीपी कैलकुलेशन में वो एडजस्ट हो जाए और रिड्यूस हो जाए और नेट डीपी ही प्रमोटर को अवेल करने के लिए मिले। तो ये कंडीशन आप स्टिपुलेट इसमें करके चलिए। उसके बाद बात आती है कैपेक्स लेटर ऑफ क्रेडिट की। ये अगेन लेक्चर नंबर 32 में आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि कैपेक्स लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होती है। इसके अंदर भी मार्जिन परसेंटेज डालना पड़ेगा। मार्जिन परसेंटेज यूजुअली 10 to 25% तक वेरी करता है इसके अंदर। टेन्योर, क्योंकि कैपेक्स लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसका टेन्योर 12 मंथ से लेके 36 मंथ्स तक देखा जाता है। 36 मंथ्स तक भी टेन्योर, यानी 3 साल तक का भी टेन्योर चला जाता है, वो आप लेक्चर में समझ लीजिएगा। और कमीशन परसेंटेज इसका एलसी की तरह ही होता है, तो कमीशन परसेंटेज डालना इसके अंदर मत भूलिएगा। तो कैपेक्स एलसी जो होती है, क्योंकि नाम ही कैपेक्स है, तो कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका पर्पस हमेशा इंपोर्ट ऑफ मशीन्स वगैरह के लिए ही होगा, कैपेक्स करने के लिए ही इसका पर्पस होता है। तो इसमें स्पेशल कंडीशन क्या डालनी है कैपेक्स एलसी के केस में? आपको स्पेशल कंडीशन देखिए आपको क्या डालनी है। मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं। जो कैपेक्स एलसी सैंक्शन होती है, कैपेक्स एलसी मान लीजिए बड़ी अमाउंट्स की होती है, ये जैसे मान लीजिए 4 करोड़ की कैपेक्स एलसी सैंक्शन की, तो उसकी सब्लिमिट जो होती है, उसकी सब्लिमिट एक मशीनरी टर्म लोन बना दिया जाता है। मशीनरी टर्म लोन बना दिया जाता है, तो वो मशीनरी टर्म लोन मान लीजिए 4 करोड़ का एज अ सब्लिमिट बना दिया, ठीक है। तो इसमें एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जो मशीनरी टर्म लोन होता है, तो वो 4 करोड़ का सब्लिमिट होने का मतलब ये नहीं है कि कैपेक्स एलसी की जगह 4 करोड़ का वो भी यूज हो सकता है एकदम से पूरा। उसका पर्पस क्या है कि देखिए, जब 4 करोड़ की आपने कैपेक्स एलसी मान लीजिए 12 महीने के लिए दी कि मशीन बनवानी है, तो 12 महीने बाद मशीन आएगी, तो 12 महीने बाद मान लीजिए मशीन आती है, पोर्ट पे मशीन आ गई, तो अब कैपेक्स एलसी यूज करके आपको मशीन की पेमेंट करनी है। कैपेक्स मतलब उस कैपेक्स एलसी की पेमेंट करनी है, क्योंकि कैपेक्स एलसी आपकी ड्यू हो गई है। तो जब ड्यू हो गई है, तो मशीन की जब आप पेमेंट करेंगे, तो क्या होगा कि आपको बोरोवर से 4 करोड़ रुपए की डिमांड की जाएगी। बैंक बोलेगा कि बोरोवर को भाई लाओ 4 करोड़ रुपए एलसी की पेमेंट करनी है, मशीन आ गई है। तो बोरोवर बोलेगा मैं 4 करोड़ रुपए एकदम से कहां लेके आऊं भाई, ये तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मशीनरी टर्म लोन इसी वजह से उसके अंदर सैंक्शन किया जाता है। मशीनरी टर्म लोन उसी वजह से इसके अंदर सैंक्शन किया जाता है। कैसे? आप देखिए, अब 4 करोड़ की पेमेंट करनी है, तो 4 करोड़ की पेमेंट के अगेंस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मान लीजिए 10% मार्जिन इसमें लिया गया था, 10% मार्जिन यानी 40 लाख रुपए मार्जिन प्रमोटर से एज अ एफडीआर इसमें जमा करवाया गया था, बैंक के पास पड़ा था 40 लाख एफडीआर। तो ये 4 करोड़ रुपए का बिल आया, तो मैं मानता हूं कि ये 4 करोड़ का बिल एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है। तो मशीनरी टर्म लोन तो आपको 75% फंड करना होता है, 25% प्रमोटर मार्जिन होता है, तो 4 करोड़ का 75% बन गया आपका 3 करोड़ रुपए। तो जब भी ये 4 करोड़ की पेमेंट का समय आएगा, ये 4 करोड़ की पेमेंट का समय आएगा, तो 3 करोड़ की पेमेंट तो हो जाएगी आपकी मशीनरी टर्म लोन
डिसबर्स करके, मशीनरी टर्म लोन डिसबर्स करके। ये मैं कुछ पॉइंट साइड पे लिख रहा हूं जो मेरे को अभी भी याद आ रहे हैं, तो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो मशीनरी टर्म लोन मशीनरी टर्म लोन डिसबर्स करके 3 करोड़ रुपया रीपे कर दिया जाएगा। और बैलेंस जो 1 करोड़ रुपया बचा, बैलेंस जो 1 करोड़ रुपया बचा, जो कि 25% प्रमोटर मार्जिन है, तो उसको रीपे कैसे किया जाएगा? तो उसको तो प्रमोटर को खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन से पे करना होता है। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन बन जाती है कि जो ये 40 लाख की एफडी इस प्रमोटर ने दी थी, तो 40 लाख की एफडीज तो ये यूज कर ले 1 करोड़ रुपया पे करने के लिए, और 60 लाख रुपया प्रमोटर से एडिशनल मंगवा लें। प्रमोटर को ये तो उसको देना ही पड़ेगा 60 लाख रुपए, इससे वो बच नहीं पाएगा, तो 60 लाख रुपए ये वाले मंगवा लें। तो इस तरह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है साथ में 1 करोड़ रुपए को। तो इसकी कंडीशन आप इस तरह से स्टिपुलेट कर सकते हैं साथ में, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, कैपेक्स एलसी शैल बी पेड थ्रू डिसबर्समेंट ऑफ एमटीएल। द एमटीएल डिसबर्समेंट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। 75% तक की देते हैं। बैलेंस 25% टू बी contributed by the promoter himself, and capex LC margin can also be, capex LC margin जो 10% वाला can also be used for that 25% कैलकुलेशन, जैसे कि हमने यहां पे किया कि इस 25% की कैलकुलेशन में वो 10% का मार्जिन भी इंक्लूड कर लिया, राइट। तो उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कैपेक्स एलसी के केस में कि कैपेक्स एलसी जो लिमिट होती है ये आपकी वन टाइम लिमिट होती है, रिवॉल्विंग लिमिट नहीं होती। रिवॉल्विंग लिमिट नहीं होती, ये आपकी वन टाइम लिमिट होती है, तो इसको बार बार घुमाया नहीं जाता। तो एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद ये एक्सपायर होगी। तो इसको याद रखिएगा कि इसको आप नॉन रिवॉल्विंग लिमिट टैग करें अपने सिस्टम में, राइट। उसके बाद टेन्योर का एक पॉइंट है कि कैपेक्स एलसी और एमटीएल का टेन्योर टोटलिटी में कंसीडर होता है, इन द सेंस कि अगर आपने कैपेक्स एलसी 12 महीने की दी है, मान लीजिए 12 महीने की दी है, या मान लीजिए आपने 36 मंथ्स की दी है, और आपने टोटल मशीनरी टर्म लोन का जो टेन्योर दिया वो 7 ईयर्स का दिया, 7 साल का दिया, तो 7 साल में कैपेक्स एलसी टेन्योर भी इंक्लूडेड होता है। कैपेक्स एलसी टेन्योर इज इंक्लूडेड इन एमटीएल टेन्योर, ये चीज आप याद रखिएगा। तो अगर आपने मशीनरी टर्म लोन 7 साल का दिया और आपकी कैपेक्स एलसी 12 महीने की थी, तो जो ये 3 करोड़ रुपए मशीनरी टर्म लोन डिसबर्स होगा ये 6 साल के लिए डिसबर्स होगा, समझ गए ना। तो अगर आपकी 36 मंथ्स की कैपेक्स एलसी का टेन्योर है, तो उसके बाद अगर आपका मशीनरी टर्म लोन 7 ईयर्स का था, तो 7 में 3 साल माइनस कर दिए, तो ये 3 करोड़ का टर्म लोन 4 साल के लिए आपके पास डिसबर्स होगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो 4 साल की रिपेमेंट्स बनेंगी इसके अंदर। उसके बाद लास्ट पॉइंट है टेन्योर वाला, सॉरी आरडी वाला। कई बार क्या होता है कि जो कैपेक्स एलसीज होती है ना, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा लेंथी टेन्योर चला जाता है। जैसे आपने 36 मंथ्स के लिए कैपेक्स एलसी सैंक्शन कर दी, तो आपको नहीं पता कि 36 मंथ्स के बाद की बोरोवर की क्या हालत होगी क्या नहीं, और 36 मंथ्स के बाद आप 3 करोड़ का एमटीएल डिसबर्स करेंगे, क्या पता 36 मंथ्स के बाद उसके फाइनेंशियल से इतने बिगड़ जाएं कि उसके पास हालात ही न रहे पेमेंट करने के। तो आप नॉर्मली मानते हैं कि मान लीजिए आप एज अ बैंकर आप कंफर्टेबल हैं कि आप 12 महीने की कैपेक्स एलसी देना चाहते हैं, पर बोरोवर कहता है कि नहीं जी 36 मंथ्स की दीजिए, 3 साल की कैपेक्स एलसी इशू कीजिए। तो उसके अंदर फिर क्या होगा कि जो ये 24 मंथ्स है, 24 मंथ्स है जिसके अंदर आपको डाउट है, तो आप बोरोवर की बोलिए कि सर जो आपके ये मशीनरी टर्म लोन की जो ईएमआई बनती है ना, ईएमआई बनती है, तो आप उस ईएमआई को एज अ आरडी हमारे पास डिपॉजिट करवाना शुरू कर दीजिए। ड्यूरिंग दैट 24 मंथ्स आप उस मशीनरी टर्म लोन की ईएमआई को एज अ आरडी हमारे पास डिपॉजिट करवाना शुरू कर दीजिए। 24 महीने तक वो एज अ आरडी हमारे पास कंट्रीब्यूट होती रहेगी, उसका पैसा हमारे पास जमा हो जाएगा आरडी का। जो वो पैसा आपका बनेगा, जो वो पैसा जमा होगा आपका, उस पैसे को हम आपके मार्जिन में एडजस्ट कर लेंगे और आपके मशीनरी टर्म लोन की पेमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये कंडीशन भी स्टिपुलेट की जा सकती है, हालांकि ये काफी रेयर होती है, बोरोवर्स यूजुअली इस चीज के लिए एग्री करते नहीं है। तो ये केस उस केस में ज्यादातर लगते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कंफर्ट कम हो केस के ऊपर, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये कैपेक्स एलसी का फंडा हो गया सारा। अब बात आती है पैकिंग क्रेडिट के ऊपर। पैकिंग क्रेडिट के ऊपर आपको डिटेल्स जाननी है तो लेक्चर नंबर 37 एंड 38 आप लगा लीजिए, तो पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या ध्यान में रखनी है आपको। एक तो आपको करेंसीज मेंशन करना जरूरी है कि आप कौन कौन सी करेंसी में ड्रॉ डाउन देंगे, कौन कौन सी करेंसी में बोरोवर को अवेल करने के लिए देंगे। तो यूएस डॉलर हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो सकता है, कोई यूरोज हो सकते हैं, पाउंड हो सकता है। तो करेंसीज जो भी आपको बोरोवर जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, जो भी करेंसीज उसके पास आती हैं, तो जो जो करेंसीज में वो पैकिंग क्रेडिट अवेल करना चाहते हैं, तो करेंसीज यहाँ पे डालना मत भूलिएगा, स्टिपुलेट करना मत भूलिएगा।
उसके बाद आपको समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि जो ये पैकिंग क्रेडिट है ये रनिंग होगी या ऑर्डर बैग्ड होगी। रनिंग और ऑर्डर बैग्ड का मीनिंग मैंने ऑलरेडी इन लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है, तो उसका मीनिंग यहाँ पे आपको समझाना है। उसके बाद आपको प्री शिपमेंट का टेन्योर बताना है कि कितने टेन्योर के लिए प्री शिपमेंट फैसिलिटी दी जाएगी। नॉर्मली मैक्सिमम टेन्योर 180 डेज का दिया जाता है। पोस्ट शिपमेंट फैसिलिटी अब कितने टेन्योर के लिए दी जाएगी, नॉर्मली ये 90 डेज के लिए दी जाती है। और एक कंडीशन लगाना पर मत भूलिएगा दोनों प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट के टेबल में, कि कंडीशन ऐसे लगेगी कि कंबाइंड टेन्योर ऑफ प्री प्लस पोस्ट शिपमेंट not to exceed these many days। मान लीजिए आपने प्री शिपमेंट दे दिया 180 दिन का, पोस्ट शिपमेंट भी आपने 180 दिन लिख दिया, तो क्या बोरोवर फिर तो बोरोवर प्री शिपमेंट अवेल करेगा 180, उसको पोस्ट में कन्वर्ट करवा लेगा तो 360 दिन के लिए अवेल कर लेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टोटलिटी में मान लीजिए 230 दिन के 230 दिन ये अवेल कर पाए प्री प्लस पोस्ट, तो यहां पे स्टिपुलेट कर दीजिए कि दोनों का मिला के 230 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर प्री इसने 180 दिन अवेल कर लिया था तो ऑटोमेटिकली सिस्टम फिर पोस्ट उसको चाहे 180 डेज अलाउड है फैसिलिटी टेबल में, पर इस कंडीशन की वजह से उसको 50 दिन से ज्यादा की लेने नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिए कि ये कंडीशन लगी रहे। तो पैकिंग क्रेडिट आपकी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के लिए होती है, तो इसकी जो यूटिलाइजेशन होगी वो आपकी ड्राइंग पावर में से रिड्यूस की जाएगी। ये स्टिपुलेशन हमेशा लगाइएगा। प्रमोटर मार्जिन कितने परसेंट होगा, प्रमोटर मार्जिन की कंडीशन लगाइए। इसका मैंने वीडियो भी बनाया था 2-3 हफ्ते पहले कि पैकिंग क्रेडिट पे प्रमोटर मार्जिन आइडियली कैसे डिसाइड होता है। तो ये मार्जिन परसेंटेज आप इसमें लगाना मत भूलिएगा। तो नॉर्मली ये भी 10 to 25% तक मार्जिन इसके अंदर रहता है। उसके बाद आप ईसीजीसी की कवर, ईसीजीसी मतलब जो इंश्योरेंस एक्सपोर्ट के डेटर्स पे किया जाता है, उस इंश्योरेंस की कंडीशन अगर आपका बैंक बोलता है कि लगानी है तो आप उस चीज को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये क्रिटिकल कंडीशंस थी जो क्रेडिट के एंगल पे इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको लगानी हर प्रपोजल में चेक करनी जरूरी है। तो आई होप आपको ये समझ आई होंगी। बाकी मैं फिर रिकमेंड करूंगा दोबारा कि आप इन लेक्चर्स को पुराने वाले को जरूर देखिए अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी करनी है, इन डेप्थ क्लैरिटी करनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।